हेलो एवरीवन। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। इस वीडियो में हमने जो आपका लास्ट वीक में यानी कि ये जो हफ्ता आपका खत्म हुआ है ना, इस हफ्ते में जो हमने इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़े थे, है ना, वो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। उतने ही टॉपिक जो जितने हमने इस वीक में किए हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है ना। जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है, ये टर्म पहली बार आपके किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किसके द्वारा ये पहली बार बोला गया था। तो आंसर क्या होगा बेटा, रेगनर आपका फ्रिस्क करके जो पर्सन है, रेगनर फ्रिस्क, इन्होंने पहली बार आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है उसका इस्तेमाल किया था 1933 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेगनर फ्रिस्क, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 1933 में रेगनर फ्रिस्क करके थे जिन्होंने पहली बार मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पर आपका डील करती है, जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी लेवल पर डील करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो नेशनल लेवल पर डील करती है। वैसे हमने ये वीडियो में डिटेल में आपका पढ़ा भी है, तो आप वहां पे भी ये जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे वो बोल रहा है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो बेटा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो आपका संबंधित या वो रिलेटेड है आपका पॉलिटिकल रीन से, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हाँ, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा उसमें इकोनॉमी की भी बात करी गई है, उसमें मिलिट्री की भी बात करी गई है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करी गई है। लेकिन हाँ, वो जो आपका डील करता है या जो मेन कंटेंट है वो क्या है आपका पॉलिटिकल रीन, है ना। कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र जो लिखा था संस्कृत भाषा में लिखा था, तो ये हम चीज याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा। ये आपका एंशिएंट ट्रिटी स्टेट क्राफ्ट से, इकोनॉमिकल पॉलिसी से और मिलिट्री स्ट्रेटजी से आपका डील करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे अमर्त्य सेन करके जो है, अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला। तो आपसे वो पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज जो अमर्त्य सेन को मिला वो कौन से फील्ड में मिला, ठीक है। तो यहां देखो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मॉनेटरी इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स या आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो हम लोग याद रखेंगे अमर्त्य सेन जी को जो नोबेल प्राइज मिला था वो वेलफेयर इकोनॉमी के लिए मिला था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसके लिए वेलफेयर इकोनॉमी के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था, ठीक है। आंसर हम देखते हैं। देखो यहां पे 1998 में अमर्त्य सेन जी जो थे उन्हें द वेलफेयर इकोनॉमी एंड सोशल चॉइसेस थ्योरी जो है उसके लिए आपका नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है ना, विच फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी, टर्म जो है आपका लेजर फेयर जो है वो इकोनॉमी के कौन से सेक्टर के लिए, कौन सी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के लिए आपका डील करता है। तो बेटा जब आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा इकोनॉमी पे, तब आपके जितने भी लोकल होंगे, यानी कि वेस्ट की अगर मैं बोलूं, वेस्ट में एक डिमांड उठेगी कि हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इंटरवीन से फ्री रहे इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री किया जाए इकोनॉमी को, और तभी ये टर्म कॉइन होगा जिसका नाम था आपका लेजर फेयर करके, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री, तो आपको पता है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली इकोनॉमी होती है, जहां पे सारी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। और इसी के ऑपोजिट यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहां पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है। तो यहां पे अगर बोला जाए कि ये लेजर फेयर टर्म किस इकोनॉमी से डील करता है, तो आंसर क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखो द लेजर फेयर टर्म जो है वो स्पेशली फ्री ऑफ स्टेट इंटरवीन, यानी कि स्टेट के इंटरफेरेंस से फ्री जो इकोनॉमी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं आपका लेजर फेयर, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, या आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर या आप जो है वो पूरा पढ़ लेना ताकि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिया, इकोनॉमिया जो वर्ड है उसका क्या मतलब है।
तो बेटा जब हमने इकोनॉमिक्स की पहली क्लास पढ़ी थी ना, तो हमने यहाँ पे देखा था कि इकोनॉमिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका, इको का मतलब होता है आपका होम या हाउस, और नोमिया का मतलब होता है आपका अकाउंट। अकाउंट, इकोनॉमिया क्या होता है आपका, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब आपका क्या होता है, इकोनॉमिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अब देखो वो आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, क्या वो एक कंप्यूटर साइंस है, क्या वो आपका फिजिकल साइंस है, क्या वो सोशल साइंस है, या नेचुरल साइंस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा है। तो याद रखना बेटा, हम सोशल साइंस एसएसटी में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक टाइप ऑफ सोशल साइंस है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर क्या है? देखो बहुत इजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे ज्यादातर कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के हाथ में। मतलब कंट्रोल होना मतलब ओनरशिप होना। तो यहां पे देखो कि आपका प्राइवेट ओनरशिप, कि जो आपकी ओनरशिप, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो रूल करने की पावर होगी, वो किसके हाथ में होगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हाथ में होगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक मेन फीचर क्या होता है आपका, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। यहां पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसे चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है प्राइस थ्योरी, है ना। वो बोल रहा है प्राइस थ्योरी जो है वो किससे डील करती है। तो हमने यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं वो सारी डील करती हैं आपका किससे, वो आपका डील करती हैं माइक्रो इकोनॉमी से। प्राइस, अगर किसी एक गुड की, किसी एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी, तो वहां पे जो फर्क पड़ेगा वो किसी एक व्यक्ति की या किसी एक पर्सन की सोच पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को अलग अलग करके देखेंगे, और जब हम इंडिविजुअल को अलग अलग करके देखते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमी की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माइक्रो इकोनॉमी। देखो ये सॉल्यूशन भी यहां पे दे रखा है, द प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु सेड इकोनॉमी इज साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। इकोनॉमी को साइंस ऑफ वेल्थ जो है वो किसने बोला था? अगर मैं आपको हिंट दूं तो 1776 में एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये बुक ही थी जिसमें आपके इकोनॉमी को साइंस ऑफ वेल्थ बोला था एडम स्मिथ ने। किसने बोला था? एडम स्मिथ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के पिता या फादर किसे कहा जाता है? मैंने बताया था कि जब आपका 1776 में एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी, तो जो इकोनॉमी के कंसेप्ट दिए थे उससे लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इतना ज्यादा इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने आपका एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी डिक्लेयर किया था। तो इकोनॉमी के फादर जो बोले जाते हैं वो किसे बोला जाता है? आपका एडम स्मिथ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये लिख भी रहा है कि एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी जिसका बड़ा सा नाम कुछ था आपका, द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं वो आपका किस पर डिपेंड करते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, क्या वो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं? हाँ सर, नेचुरल रिसोर्सेज पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं। जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वहां पे ज्यादा अच्छी इकोनॉमी होगी। क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं? हाँ सर, वो कैपिटल फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब जहां पे आपका ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहां पे इकोनॉमी बूस्ट करेगी।
क्या वो आपका मार्केट साइज पे डिपेंड करते हैं? हाँ सर, जितना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है सर, ये सारे ही फैक्टर जो आपने बोले उन पर डिपेंड करते हैं। मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे ये बोल भी रखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट है, जहां पे हम कई सारे सेक्टर्स की बात करते हैं। जहां पे हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, जहां पे हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, जहां पे हम बात करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पे हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस की, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ की, सेफ्टी की, लिटरेसी की। ठीक है, तो एक मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे। प्राइमरी सेक्टर जहां पे हम कच्चे माल रॉ मटेरियल की बात करते थे, सेकेंडरी सेक्टर जहां पे हम प्रोसेस्ड गुड की बात करते थे, और टर्शरी सेक्टर जहां पे हम सर्विसेज की बात करते थे। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर, और आपका कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर। तो सिर्फ एक ही बचा आपका क्या, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन ए जो होगा आपका टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का पार्ट होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, सर्विस सेक्टर जिसमें आपका मेडिकल फैसिलिटीज आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज आती हैं, आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, सर्विस सेक्टर। आईटी इंडस्ट्री, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा क्या है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इंडिया में जीडीपी में सबसे ज्यादा जो आपका रोल होता है परसेंटेज में, वो किसका होता है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। मैं हट जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वो आपसे बोल रहा है कि किसी भी सेक्टर को हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कब बोलते हैं या किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो अभी ही 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर जहां पे ज्यादातर चीजों पे जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। प्राइवेट सेक्टर जहां पे ज्यादातर जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी या इंस्टीट्यूट की होगी। तो यहां पे हम पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। क्या आपका अगर कोई एंटरप्राइज ओनरशिप उसकी पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट की है, तो उसे पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, और अगर किसी प्राइवेट पर्सन की है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले भी रखा है आपका क्लासिफिकेशन मेनली आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। लेकिन जब हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो, बहुत इजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पे कंट्रोल किसका होता है, किसी प्राइवेट बॉडी का होता है, प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल का होता है, वहां पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, तो यहां पे गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी। ठीक है, यहां पे क्या होता है, मार्केट यानी कि बायर और सेलर्स जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसकी वजह से आपका जो होता है वो प्राइस आपके डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बार बार बोलूं कि इंटरनेट कनेक्शन, आज से आपका 5 साल पहले, 6 साल पहले जो इंटरनेट कनेक्शन थे वो बहुत महंगे हुआ करते थे। 1 GB डाटा के लिए आपको 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए पे करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही आपके जियो ने मार्केट में एंट्री ली और जियो ने इंटरनेट की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, जो इंटरनेट की आपकी प्राइसेस हैं वो आपका डिक्रीज कर गई। अभी आपको पर डे 2 से 3 GB डाटा मिल जाता है। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई जो है इंटरनेट की वो मार्केट में बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो आपके चेंज हो गए। तो यहां पे प्राइस जो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो किसकी वजह से आपके चेंज होते हैं, वेरी होते हैं, आपका डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एन इंफीरियर गुड, है ना, इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है। इंफीरियर गुड्स जो होते हैं जिन्हें हम हीन वस्तुएं बोलते हैं,
उसकी जो आपकी मांग होती है वो घट जाती है। बेटा कब घट जाती है? सिंपल सा आंसर है सर, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी तो आपका मन करेगा आप महंगी से महंगी चीजों का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम है तो आप छोटी गाड़ी लोगे, ऑल्टो वगैरह लोगे, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो धीमे धीमे आप क्या करोगे? BMW की तरफ जाने लगोगे, जैगुआर की तरफ जाने लगोगे, या रोल्स रॉयस खरीदोगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, रिक्वायरमेंट तब भी आपकी, और अब भी रिक्वायरमेंट में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ अब आप इंफीरियर गुड्स की जगह जो है वो आप लग्जरी गुड्स जो है वो यूज करने लगोगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो आपका डिक्रीज होती जाती है, फॉल करती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहां पे सॉल्यूशन में दे भी रखा है, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का सिंपल मतलब क्या है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तब डिमांड जो है इंफीरियर गुड्स की वो डिक्रीज होगी, मतलब ये इनवर्सली आपका चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ वांट बिकम डिमांड, है ना, आपकी एक इच्छा है वो डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगी। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि किसी भी आपकी डिमांड के लिए, डिमांड एंड सप्लाई का जो पहला लेक्चर था हमने देखा था डिमांड के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। पहली चीज डिजायर होना, दूसरी चीज आपका एबिलिटी टू पे, दूसरी चीज एबिलिटी टू पे, और उसके बाद तीसरी थी विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। ये 3 चीजें जब होती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? आपका डिमांड बोलते हैं। तो जब भी आपकी कोई वांट है, वांट मतलब आपकी कोई जरूरत है, तो वो जरूरत आपकी जो है वो डिमांड में, वो आपका जो मांग में कन्वर्ट होगी, वो किसकी वजह से होगी? वो होगी आपकी एबिलिटी टू परचेज की वजह से, वो होगी आपकी एबिलिटी टू परचेज की वजह से। ऑप्शन ए है ना, एबिलिटी टू परचेज जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए एक बार हम सॉल्यूशन से भी समझते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला कि आपकी कोई नीड है, आपकी कोई नीड यानी कि आपकी कोई जरूरत है, वो जरूरत जो है वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। वो आपकी डिजायर में कन्वर्ट कब होगी? जब आपके 3 मार्केटिंग कंसेप्ट लगेंगे, नीड, वांट और डिमांड। ठीक है, नीड जो है वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगी, नीड जो है वो आपका वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। कब? जब वो नीड आपका किसी एक स्पेसिफिक आपके ऑब्जेक्ट के लिए होगी। जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए आपका एक डिजायर या एक नीड क्या है कि मुझे फूड की जरूरत है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, और वही जब खाने के लिए मुझे चाहिए और जब मैं देखूंगा कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरा पेट भर जाएगा, तो यहां पे मैं चीजें ढूंढूंगा और मैं बोलूंगा कि उस टाइम पे मुझे जो है वो कोई फ्रूट जूस चाहिए, या मुझे कोई भी आपका रोटी सब्जी चाहिए, या मुझे छोले भटूरे खाने हैं, XYZ में कुछ भी बोल सकता हूं। तो वो जब मैं किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बोलूंगा तो वो जो आपका नीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी वांट में, और वही वांट के लिए जब उसी वांट को मैं पैसा देने के लिए कन्वर्ट होऊंगा, है मतलब उसी वांट के लिए अगर मैं पे करने के लिए, एबिलिटी टू पे, जब मैं उसके लिए पैसा दे सकता हूं, तो वही वांट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिमांड में। समझ में आया ये? एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा ताकि ये चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो यहां पे एबिलिटी टू पे जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि आपका किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है ना, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल। तो यहां पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बेटा हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और डिमांड वाला फैक्टर पढ़ा था, है ना। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था प्राइस और आपका डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जब भी किसी चीज की प्राइस जो है वो फॉल होती है तो उस चीज की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, द डिमांड ऑफ इट इंक्रीज। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। किसी भी चीज की कीमतें घटती जाएंगी तो उसकी जो मांग है वो धीमे धीमे क्या होगी? बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे द डिमांड कर्व फॉर ग्रिफिन गुड। अच्छा देखो, ग्रिफिन गुड हीन वस्तुएं होती थी लेकिन आपका ये नेसेसरी चीजें होती थी। यहां पे हमने देखा था कि जब भी ग्रिफिन गुड्स का आपका प्राइस होता है, जब भी ग्रिफिन गुड का
प्राइस अगर मैं बोलूं, प्राइस अगर बढ़ता जाता है तो उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ती जाती है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पे देखो प्राइस बढ़ती जा रही है ना, प्राइस बढ़ती जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड भी है वो बढ़ती जा रही है। तो ग्रिफिन गुड के लिए जो ग्राफ बनता है उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है ना। नॉर्मली हमने देखा था कि वहां पे जो स्लोप था वो क्या था, डाउनवर्ड था, और यहां पे ग्रिफिन गुड्स के लिए जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अपवर्ड होता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सी वाटर, फ्रेश एयर, या फिर आपका जो वो है एक्सेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं वो चीजें जो है वो आपका किस टाइप के गुड्स में आती हैं। तो बेटा ये आपके इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम इसे बोलते हैं फ्री गुड। ऐसी चीजें जो अबंडेंस में होती हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, जिनके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, वो चीजें आपकी आती हैं फ्री गुड्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वो आपसे बोल रहा है कि अगर टी का प्राइस जो है वो फॉल करेगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि टी का जो प्राइस है वो आपका फॉल करेगा, तो वो पूछ रहा है आपके कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो सिंपल चीजें समझना, ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं हैं जो एक की जगह दूसरी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो देखो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर मैं बोलूं आपका टी को आप कॉफी से रिप्लेस कर सकते हो। तो जब टी का प्राइस कम होगा, तो जब टी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड जो है, यानी कि चाय की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, और जब चाय की मांग बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड जो है वो आपका कम हो जाएगी। तो देखो टी की प्राइस कम हुई, कॉफी की डिमांड कम हुई। टी की प्राइस अगर बढ़ जाती तो कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती। तो यहां पे आंसर क्या होगा कि जब आपका टी की प्राइस फॉल होगी, कम होगी, तो कॉफी की डिमांड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कॉफी की मांग जो है वो आपका घट जाएगी। लोग चाय ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि चाय उन्हें सस्ती पड़ेगी। यहां पे हम टेस्ट जो है उसे आपका कांस्टेंट मान रहे हैं, टेस्ट में हम कोई भी चेंज नहीं मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, कि जब भी आपका प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल करता है, जब भी हीन वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो आपका गिरती हैं, तब क्या होता है, तब उसकी जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिंपली पढ़ा था कि जब भी आपकी किसी भी चीज की कीमतें गिरती हैं तो उसकी मांग जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन, किसी भी चीज की जो मांग है वो मेनली किन चीजों पर आपका डिपेंड करती है। क्या वो आपका परचेजिंग विल पर डिपेंड करती है, क्या वो परचेजिंग पावर पर, टैक्स पॉलिसीज पर, या एडवर्टीजमेंट पे। तो बेटा ये डिपेंड करती है आपका परचेजिंग पावर पर। ये आपका डिपेंड करती है किस पे, परचेजिंग पावर पर। तो ये आपका डिपेंड करेगी किस पे, परचेजिंग पावर पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, परचेजिंग पावर। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।